नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी की जैसे कि आपको पता है सिविक्स की यानी कि पॉलिटिकल साइंस की हमारी क्लास चल रही हैं। लगातार आपको वीडियोस हम दे रहे हैं। प्रयास हमारा यही है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम कम समय में प्रोवाइड कराएं, यानी आप कम समय में हमसे ज़्यादा लाभ ले सकें। तो हम ज़्यादा चर्चाएं नहीं करेंगे, अपने मुद्दे पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं सीधे से। हम बात कर रहे थे कल कि राजनीति शास्त्र की परिभाषाओं के बारे में। राजनीति शास्त्र की परिभाषाओं का हमने परंपरावादी जो विचारक हुआ करते थे, पुराने विचारक जो हुआ करते थे, यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के विचारक जो हुआ करते थे, उन्हें परंपरावादी विचारक बोला जाता था। परंपरावादी विचारकों ने बताया कि राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन है। एक वर्ग ने बताया कि राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है, तथा एक तीसरा वर्ग हुआ जिसने बताया कि राजनीति शास्त्र सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन है। परंतु इसमें कहीं भी मानवीय तथ्य शामिल नहीं किए गए थे। मानवीय तथ्य बाद में आकर के शामिल किए गए, यानी मानव अपनी क्रिया प्रतिक्रिया के अनुरूप, यानी मानव क्या काम कर रहा है, ये तो इसमें शामिल ही नहीं किया गया था। तो मानवीय क्रिया प्रतिक्रिया, यानी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं परंपरावादी भाषाओं में ही आएगा ये। परंपरावादी यानी पारंपरिक परिभाषा इसे कह सकते हैं, या परंपरावादी विचारक जिसे कह सकते हैं। यहाँ मैं विचारक भी लिख सकता हूँ, आप विचारकों की परिभाषा। ये मतलब कल वाले ही टॉपिक में से आपको कंटिन्यू करना है। तो आपको मानवीय तत्व इसमें शामिल किए गए। इसके बाद यानी राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन, इसके बाद में शामिल किया गया मानवीय तत्व या मानव तत्व शामिल किया गया। इसकी फिर एक एक्चुअल परिभाषा जो बनी, देखिए परिभाषाओं पर बहुत आगे हम आगे चीज़ों पर भी और भी जिक्र करेंगे इसका। तो हमने परिभाषाओं की बात करी, तो एक एक्चुअल परिभाषा जो निकल करके आई वो ये निकल करके आई कि राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो मानव, देखिए यहाँ मानवीय तत्व शामिल किए गए हैं, मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक, यानी मानव क्या है कि एक सामाजिक प्राणी है और एक राजनीतिक प्राणी है। तो मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने से, उससे संबंध राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। यानी इसमें मानवीय तत्व शामिल करने के बाद में यह परिभाषा में यह बदलाव लाने की कोशिश की गई है कि मानव एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। मानव को समाज की आवश्यकता है और समाज को मानव की आवश्यकता है, और इस तरीके से मानवीय तत्व शामिल करके उसमें राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाएगा। ये वाली बात इसमें बताने का प्रयास किया गया है इस परिभाषा में। देखिए अरस्तु का एक कथन है। अरस्तु जो कि बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे, जो कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता या समाज से कोई ताल्लुकात नहीं रखता या समाज को नहीं मानता, वह या तो प्राणी, या तो वो जो प्राणी जो समाज को नहीं मानता, समाज से ताल्लुकात नहीं रखता, तो वो प्राणी या तो परमात्मा है या फिर पशु है। क्या? या तो वह पशु है या भगवान है, यानी कि परमात्मा है। ये इतनी बात हमारे यहाँ पर हो गई। यहाँ से हम आगे चलते हैं। ये परंपरावादी विचारकों की परिभाषाओं को हमने खत्म कर दिया है। अब हम आएंगे आधुनिक परिभाषाओं पर। किस पर आएंगे हम? आधुनिक परिभाषाओं पर। आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ बच्चा? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में। कब समाप्त हुआ? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हमारा समाप्त हुआ। इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, यानी कि ये माना गया कि हमारे पास में अधिक से अधिक सिद्धांत, अधिक से अधिक विचारक होने के बावजूद भी ये इतनी भीषण घटना, विविध घटना कैसे घटी द्वितीय विश्व युद्ध की, इस पर दोबारा से ये अध्ययन किया गया कि कहीं ना कहीं राजनीति शास्त्र की परिभाषाओं में, राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, ये मान लिया गया। अब राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक शास्त्र की परिभाषाओं पर दोबारा से बल दिया गया, दोबारा से इसे एक
ये मान लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक व्यवहारवादी परिवर्तन देखने के लिए मिला, एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने के लिए मिला। राजनीति शास्त्र का जन्म तो यूनान से हुआ था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक परिभाषाओं की यदि बात करेंगे तो अमेरिका में इसका एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखा गया। अमेरिका में बैठ करके लोगों ने अपनी अलग परिभाषाएं देना शुरू कर दिया और इसी को कहा गया आधुनिक और मॉडर्न परिभाषाएं। आधुनिक कह लीजिए, समसामयिक परिभाषा कह लीजिए या मॉडर्न परिभाषा कह लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में हुआ। इसमें व्यवहारवादी यानी व्यवहारवाद पर बल दिया गया। इसमें तर्कवाद पर बल दिया गया। यानी पहले तो हम राज्य सरकार ये मान लेते थे, परंतु इसमें एक बात देखी गई कि कहीं न कहीं राजनीति को शक्ति प्रभावित कर रही है और हमेशा से करती आई है। इस बात को देखा गया। तो यहां पर हम देखेंगे जब आधुनिक परिभाषाओं में बदलाव यानी परंपरावादी परिभाषाओं से आधुनिक परिभाषाओं की ओर मिले, तो इस परिवर्तन के कुछ प्रेरक थे। जैसे शिकागो विश्वविद्यालय में बैठ करके अध्ययन किया गया कि कहीं न कहीं राजनीति शास्त्र की परिभाषाओं में बदलाव करने की आवश्यकता है। बच्चा, तो यहाँ पर परिवर्तनवादी प्रेरक दो चीजें इसमें देखी जाती है, एक शिकागो विश्वविद्यालय और एक मनोवैज्ञानिक पद्धति से लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। मनोवैज्ञानिक पद्धति और शिकागो विश्वविद्यालय, ये दो चीजें, दो प्रेरक इसके बदलाव के प्रमुख कारण माने गए। दो प्रेरक बदलाव के प्रमुख कारण माने गए। शिकागो विश्वविद्यालय में चार्ल्स मेरियम नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने इस पर अध्ययन किया। मनोवैज्ञानिक पद्धति से हम देखें तो रेसिस, लेकर्ट और लेनिन नाम के व्यक्ति हुआ करते थे, इन्होंने इस पर अध्ययन किया और अपनी अपनी एक नई परिभाषाएं देने का काम किया। अब आधुनिक परिभाषाओं की हम बात करेंगे। आधुनिक परिभाषाओं को चार भागों में बांटा गया। बच्चा, यहाँ पर एक बताया गया कि राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का यानी मानव जो क्रिया करता है उसका अध्ययन है। राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। इसका एक वर्ग हुआ। एक वर्ग कहता है कैटलिन, हंटिंगटन और जुवेनले। एक कहता है शक्ति का अध्ययन है। शक्ति का अध्ययन है लासवेल, मेरियम, मार्गेंथो, मैक्स वेबर। ये लोग कहते हैं कि राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है। एक कहते हैं राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। और चौथा कहते हैं कि राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। यानी कि हमने पहले जो परंपरावादी विचार थे उसमें पढ़ा कि राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है, राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन है, और उसमें फिर मानवीय तत्व भी शामिल कर लिए गए राज्य और सरकार के अध्ययन के साथ साथ। इसमें बता रहा है कि मानवीय क्रियाओं यानी मानव जो क्रिया करता है राजनीति उसका अध्ययन है। एक कह रहा है कि हम शक्ति को कैसे भूल सकते हैं, शक्ति। एक वर्ग कह रहा है कि शक्ति का अध्ययन है राजनीति शास्त्र। एक कह रहा है कि ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था जो है इसका अध्ययन है। और तीसरा कह रहा है कि राजनीति शास्त्र एक निर्णय प्रक्रिया का यानी आपने क्या निर्णय लिया उसका अध्ययन है। ये चारों बातें आपको याद रखनी है। चारों बातें एक साथ मेरे साथ रिकॉल करो। मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, शक्ति का अध्ययन है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। ये चार चीजें हुए। इसमें फिर कैटलिन महोदय, हंटिंगटन महोदय, जुवेनले महोदय, ये तीनों वैज्ञानिक और भी हैं इसमें, ये महत्वपूर्ण मैंने लिखवाए हैं, जो ये मानते हैं कि राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। एक वर्ग मानता है कि शक्ति का अध्ययन है, जैसे लासवेल, मेरियम, मार्गेंथो, मैक्स वेबर, ये भी मानते हैं। कैटलिन इसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं, कैटलिन ऐसे हैं। इसमें कई ऐसे दिखाई देंगे जो अलग अलग क्षेत्रों में एक ही विचारक अलग अलग क्षेत्रों में अपनी परिभाषाएं देने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद में राजनीतिक व्यवस्था का डेविड ईस्टन, आमंड और एप्टर मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। इसमें निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन मानते हैं लासवेल, हर्बर्ट साइमन, ये मानते हैं कि राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है।
इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कैटलिन महोदय की परिभाषा आपको दिखाई देगी, जो कहती है कि राजनीतिक विज्ञान संगठित मानव समाज, क्या संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु वह मुख्य रूप से सामुदायिक जीवन, यानी क्या मानव समाज में रहता है, तो ये कहते हैं मानव की क्या क्रियाएं हैं समाज में रहने की, सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। ये सभी आप लोग अपने नोटबुक पर नोट करते चलें। क्या राजनीतिक विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु वह मुख्य रूप से सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। ये कह रहे हैं कैटलिन महोदय। जुवेनले महोदय क्या कह रहे हैं? जुवेनले महोदय कहते हैं हमारा विषय मतलब राजनीति विज्ञान, हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर के कहने का मतलब क्या आ गया, मानवीय जो क्रिया कर रहा है, मिलजुल करके रहता है, वो मानव क्रिया ही तो करता है, मिलजुल कर रहने वाले लोगों के बीच उत्पन्न होता है। आपको यहां पर शक्ति का अध्ययन दिखाई देगा, जिसमें कैटलिन का नाम दोबारा से आ गया। देखिए कैटलिन का नाम यहां पर भी था, कैटलिन का नाम यहां पर भी था, तो आप परेशान होने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। कैटलिन का नाम दोनों जगह है। राजनीति शास्त्र शक्ति का विज्ञान है। क्या है? राजनीति शास्त्र शक्ति का विज्ञान है, ये कहते हैं। ये बहुत बार पूछा भी गया है, राजनीति शास्त्र किसका विज्ञान है? राजनीति शास्त्र शक्ति का विज्ञान है। आप इसका रट्टा घोटा मार जाइए एक तरीके से। लासवेल महोदय कहते हैं कि राजनीति एक अनुभववादी अध्ययन है, यानी राजनीति क्या है? अनुभववादी अध्ययन के रूप में राजनीतिक शक्ति को, देखिए शक्ति पर जोर दिया जा रहा है, शक्ति को बनाने तथा उसका हिस्सा लेने का अध्ययन है, ये कहने हैं लासवेल महोदय। इसके बाद में कुछ परिभाषाएं मैंने यहां पर भी लिखी हुई हैं, शायद वो आपको दिखाई न दे रहा हो, तो मैं इसे एक बार कैमरे को सेट कर लेता हूं यहां पर। देखिए रावसन महोदय कहते हैं कि शक्ति एक ऐसी अवधारणा है, शक्ति पर जोर दिया जा रहा है, शक्ति एक ऐसी अवधारणा है जो राजनीतिक अध्ययन के सभी विभागों को एक सूत्र में पिरो देती है। क्या किसमें? एक सूत्र में पिरो देती है। क्या कह रहे हैं? रॉबसन महोदय कह रहे हैं शक्ति एक ऐसी अवधारणा है जो राजनीतिक अध्ययन के सभी विभागों को एक सूत्र में पिरो देती है। मार्गेनथाउ क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय राजनीति हर राजनीति की तरह शक्ति प्राप्ति का संघर्ष है, यानी शक्ति प्राप्त करना चाहती है हर राजनीति का उद्देश्य चाहे जो भी हो, परंतु शक्ति सदैव इसका निकट उद्देश्य रहता है। हमने पढ़ा कि राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, हमने पढ़ा कि राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है। अब हम पढ़ेंगे कि राजनीति शास्त्र एक व्यवस्था का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र एक व्यवस्था का अध्ययन है। तो राजनीति शास्त्र एक व्यवस्था का अध्ययन है। आपको पता है कि राजनीति में लोग होते हैं और लोगों से बनता है समाज। तो ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्था है पूरी की पूरी, उस व्यवस्था का अध्ययन राजनीति शास्त्र में किया जाता है। डेविड ईस्टन, आमंड एप्टर इसके विचारक हैं, इसके सहयोगी हैं। यह समाजशास्त्रीय आधारों पर अध्ययन करता है, यानी ये वर्ग कैसे करता है अध्ययन? समाजशास्त्रीय आधारों पर, यानी कह सकते हैं कि समाज के आधार पर जो व्यवस्थाएं हैं उस पर अध्ययन करने का काम करता है। अब अगला कह रहा है निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। इसमें मैंने जो कथन हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। बार बार देखा गया है कि इन वाले कथनों की पुनरावृत्ति बार बार हुई है, आपके एग्जाम में पुनरावृत्ति हुई है, तो इसीलिए मैंने इनके कथन नहीं लिए हैं। और उन जैसे इस वाले के आपको दिखाई दे रहे होंगे कि राजनीति शास्त्र एक शक्ति का अध्ययन है, इसके कथनों को मैंने कई 4-5 कथन लिखे हैं इसके, तो इसके कथन एग्जाम में आते हैं। तो निर्णय प्रक्रिया का हमने जो निर्णय लिया, ऐसा माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने जो निर्णय लिया, शायद उस हिटलर के निर्णय का परिणाम ही युद्ध है। हमारा कोई निर्णय हम लेंगे तो हमारे निर्णय का परिणाम हो सकता है कि युद्ध हो। तो ये कह रहे हैं कि राजनीति शास्त्र एक निर्णय प्रक्रिया का परिणाम है। क्या कह रहे हैं? निर्णय प्रक्रिया का परिणाम जो होता है,
ये राजनीति शास्त्र में अध्ययन कोई व्यक्ति, कोई सरकार, कोई संस्था, कोई प्रधानमंत्री, कोई गवर्नमेंट किस प्रकार का निर्णय ले रही है, यही राजनीति शास्त्र है। हमने आज के वीडियो में पढ़ने का प्रयास किया कि राजनीति शास्त्र की परिभाषाओं को जानने का प्रयास किया, उसके आधुनिक परिभाषाओं को जानने का प्रयास किया। अगली 2 वीडियो में हम आपको राजनीति शास्त्र का स्वरूप या प्रकृति उसकी बताने का प्रयास करेंगे और उससे अगली वीडियो में हम उसके विषय क्षेत्र आपको बताने का प्रयास करेंगे। और इस तरीके से ये आपका जो टॉपिक है, राजनीति शास्त्र की परिभाषाएं, राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र, राजनीति शास्त्र का स्वरूप, ये आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।